नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का आगे का बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेल इनफर्टिलिटी पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आज का सेशन शुरू करने के पहले आप लोग के केसेस सुनना चाहता हूँ मेल इनफर्टिलिटी के। फिर उसके बाद में हम लोग अपना सब शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, और ये देखिए मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। आप लोगों में से अभय सर या फिर महेंद्र सर या कोई कुछ बताना चाहेंगे? कंचन मैम, कोई ऐसा केस जो आपके पास आए जो बताने लायक है, ऐसा कोई मेल इनफर्टिलिटी का केस बताइए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए। जी सर, मैंने एक 2015 के करीब करीब एक वेरिकोसील का पेशेंट आया था मेरे पास। हाँ और वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट काफी ले चुका था, 1 साल से। हाँ और उसे मतलब शादी को तब 7 साल हो रहे थे और हाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो एलोपैथी से तंग आके फिर हाँ मेरे पास आया था। तो वहां पे वेरिकोसील, मुझे मैंने जब सोनोग्राफी किया उसका स्क्रोटम का, तो उसमें वेरिकोसील आया था। वन साइड में माइल्ड था और दूसरी साइड में सेकंड ग्रेड, मतलब फर्स्ट ग्रेड था एक साइड में और दूसरी साइड में सेकंड ग्रेड में था। तो मैंने पहले तो शुरू में वेरिकोसील के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। वहां पे मैंने केशोर गुरुकुल, वृद्धिवादिका वटी, पुनर्नरवादी मंडूर और उसके जो हेतु वगैरह थे वो सब बंद कराते के सर्वकल्पक वगैरह मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि ना उसे वेरिकोसील में जब भी वो सेक्स करता था उसे पेन होता था। तो पहले मंथ में तो मुझे उसका पेन काफी कम मिला। फिर सेकेंड मंथ में भी वो बोला कि मुझे अभी एकदम आसान हो गया है सेक्स करना। तो फिर मैंने, फिर जैसे थर्ड मंथ में उसको मैंने जस्ट ऐसे ही बोला
कि एक बार सीमेन एनालिसिस करा के लेके आ, क्योंकि पहले जब वो आया था मेरे पास तो वेरिकोसील के साथ साथ हमने सीमेन एनालिसिस भी किया था, तब उसका 5 मिलियन समथिंग सीमेन आया था। तो हमने थर्ड मंथ में देखा तो उसको 50 to 60 मिलियन स्पर्म काउंट आया था। मतलब काफी अच्छा उसमें रिजल्ट था, और उसका पेन भी काफी हद तक चला गया था। बस हमने उसकी स्क्रोटम की सोनोग्राफी फिर से रिपीट नहीं की, क्योंकि उसकी वाइफ फिर बाद में कंसीव हो गई थी। तो यहाँ पे ये एक अच्छा केस था मेरे लिए। बाकी तो लो स्पर्म काउंट वाले मैंने काफी ट्रीट किए हैं और काफी अच्छे से रिजल्ट भी आए हैं। मतलब कंसीव हो गए थे 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई किसी को 1 साल भी लगा है। पर काफी अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं सर आयुर्वेद से। जी सर। तो आप और क्या दवाई देती है? आपने जो बताया वो तो सही बताया आपने, उसके अलावा और क्या सोचती है, मतलब क्या मेडिसिन देती है? जैसे मैं बहुत बार पेशेंट में जिस जो जो कंडीशन है, अभी सीमेन एनालिसिस का सीमेन काउंट अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए वृक्ष दवाइयाँ सोचती हूँ। अगर नाइट फॉल की तकलीफ है तो वहां पे मैं स्तंभन की दवाइयाँ देती हूँ। जैसे वेरिकोसील का पेशेंट था, इसलिए मैंने पहले वेरिकोसील पे ही एक वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट मैंने वहां पे चलाया था। फिर बाद में जैसे 3 महीने के बाद मैंने उसे भी वृक्ष दवाइयाँ दी थी। वसंत कुसुमाकर मैं बहुत बार ऐड करती हूँ, हीरक भस्म देती हूँ, यौनामृतवटी है, शिलाजित रसायन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर है तो उसमें हीरक भस्म मैं जरूर चलाती हूँ। मतलब दीपन पाचन वगैरह करा के हीरक भस्म है, रजत भस्म है, मकर ध्वज है, अभ्रक भस्म है, बहुत अच्छे से काम करता है। शिलाजित जो रसायन है वो एक सुवर्ण युक्त शिलाजित रसायन में चलाती हूँ, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत बार जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो वहां पे मधुनाशिनी के साथ चंद्रप्रभा शिलाजित रसायन, इसका भी रिजल्ट बहुत आता है। क्योंकि वहां पे धातु क्षय बहुत रहता है, तो हमें धातु क्षय पे भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। थोड़ा सा वृक्ष दवाइयाँ भी हमें देनी चाहिए, क्लेट को कम करने वाली भी दवाई हमें वहां पे ऐड करनी पड़ती है। चंद्रप्रभावटी वहां पे बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि वो क्लेट को भी कम करती है और धातुओं को भी बढ़ाती है। तो वहां पे मतलब हम हर पेशेंट में अलग अलग सोच के दवाई दे, मतलब उसकी संप्राप्ति कैसे बन रही है, उसके हेतु कैसे है, और हमारी व्याधि कौन सी डेवलप हुई है वहां पे, वो सब सोच के हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। जैसे बेसिक ट्रीटमेंट तो हमें करना ही है, दीपन पाचन, जहाँ पे लंघन चाहिए, क्योंकि ओवरवेट पेशेंट है वहां पे हमें वो भी सोचना पड़ता है कि एक ओबेसिटी है तो ओबेसिटी की वजह से तो इनफर्टिलिटी नहीं है। क्योंकि बहुत बार होता है कि पेशेंट में ओबेसिटी की वजह से भी इनफर्टिलिटी हमें दिखती है, तो हमें वो सोच के भी ट्रीटमेंट हम ऐड करते हैं। जैसे ओबेसिटी है तो फिर हमें मेदोहर वटी, मेदोहर गुग्गुल, जैसे त्रिफला गुग्गुल है, आरोग्य वर्धिनी है, ये ऐड करके फिर इसके साथ दूसरी दवाइयाँ ऐड करती हूँ। फिर जैसे फर्स्ट 15 डेज तो मुझे ओबेसिटी पे काम करना है, फिर उसके साथ ओबेसिटी के साथ फिर नेक्स्ट 15 डेज के बाद मैं ये सब दवाइयाँ ऐड करती हूँ। जी सर। जी। और डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? महेंद्र सर। सर मैंने केस तो ट्रीट किया था, एक करीबन 3-4 साल हो गए होंगे उसको। हाँ। और जो इरेक्टाइल नहीं था तो मैंने एक तो उसको मतलब उसके जो लिंग की मसल्स थी वो बहुत कमजोर हो गई थी विशेष। तो मैंने जी। उसको विष्णु तेल तो भाई अभ्यंग के लिए दिया, और एक रसायन बटी और शिलाजीत और मकरध्वज ध्वज, ये मैंने उसको दिए। तो उसके करीबन 3 से 6 महीने 6 महीने पीरियड लग गया था उसमें। 6 महीने के बाद उसके वो समस्या खत्म हो गई, और उसके बाद में फिर वो नहीं आया, फिर सही हो गया वो। अच्छा। वो करीबन 3 3 साल हो गए उस पेशेंट को। अच्छा, मतलब ठीक ही हो गया। हाँ ठीक हो गया। उसके बाद वही समस्या थी, तो मुख्य रूप से वैसे उसके बच्चे भी नहीं थे और शादी भी नहीं हुई थी, पर वो हस्तमैथुन वगैरह से उसने अपनी लिंग के सारे जो मसल्स थी वो क्रैक हो गई थी एक तरह से, उसकी सप्लाई वगैरह भी ठीक नहीं थी। तो उसके हिसाब से उसके बिल्कुल ही लटका सा रहता था उस समय। उसके विष्णु तेल से वो सारी समस्याएं खत्म हो गई थी उसकी, लोकली करने से। अच्छा, सही बताया आपने। चलिए, तो मैं अभी अपना शुरू करता हूँ लेक्चर। तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे मैं जो चीज एनाटॉमी से शुरू करना चाहता था तो वो मैं पीपीटी बना रहा था। 1 मिनट रुकिए। अभी हम लोग ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पढ़ना चाहते हैं।
तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पहले एनाटॉमी देखना बहुत जरूरी है। ये हमारा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, आप सबने पढ़ा है ये सब चीज, ये सब पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। हाँ, एक मिनट, ओके, इसका सेटिंग कुछ तो ये हो रहा है। तो आप लोग देखिए कि यूरेटर आता है, यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। शुरुआत करते हैं टेस्टिस से, तो टेस्टिकल ऐसे है, फिर उसके बाद में एपिडिडाइमिस टेस्टिस के ऊपर रहता है, फिर यहाँ से जो ओपनिंग ऐसे गोल जा रहा है तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड साइड में लगा हुआ रहता है। फिर उसके बाद में अंदर से जाता है तो इरेक्टाइल टिश्यू रहते हैं अंदर, ये ग्लांस पेनिस आगे रहता है, वास्ट डिफरेंस ऐसे रहता है, ठीक है। ये एनाटॉमी हो गया। और मैं बताता हूँ इसी को, और देखिए तो आर्टरी आर्टरी आर्टरीज का क्या है एनाटॉमी, तो ग्लांस पेनिस में बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, कॉर्पस कैवर्नसम में होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में होता है, कैवर्नस ब्रांच रहती है, यहाँ से इंटरनल प्यूबिक आर्टरी शुरू होती है, यहाँ से वो ब्लड सप्लाई कर रही है। तो बल्बस ब्रांच, बल्ब, आर्टेरियल ब्रांच, डॉर्सल आर्टरी, कैवर्नस ब्रांच, कैवर्नस कैवर्नोसम, ये ब्लड सप्लाई होता है तभी इरेक्शन होता है, पूरा फुल प्रेशर होता है। इस तरह से ये होता है एनाटॉमी। आर्टरीज देखिए कैसा है, वेन्स कैसा है, जो रेड कलर का ब्लड सप्लाई करता है वो आर्टरीज होता है, जो ब्लू कलर का होता है वो वेन्स होता है। इरेक्शन का फिजियोलॉजी क्या है, व्हेन ए मैन बिकम्स एरोज्ड द आर्टरीज लीडिंग इनटू द पेनिस ओपन अप सो दैट प्रेशराइज्ड ब्लड कैन एंटर द पेनिस क्विकली, द वेन्स लिविंग द पेनिस कंस्ट्रिक्ट, pressurized blood is trapped in the corpus cavernosa and this blood causes the penis to elongate and stiffen। ये फिजियोलॉजी रहती है इरेक्शन की। फ्लैसिड मतलब लूज पड़ा हुआ जो है पेनिस, वो कैसा दिख रहा है, उसमें देखिए कॉर्पस कैवर्नसम में ब्लड सप्लाई नहीं है, नॉर्मल है। जब इरेक्शन होता है तो कॉर्पस कैवर्नसम में ब्लड सप्लाई के देखिए कैसे पूरा भर गया है, पूरा ब्लड सप्लाई, और ये इरेक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है तो वो इरेक्शन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, शुक्र का भी क्षय है, मसल्स बहुत वीक है। कॉर्पस कैवर्नसम देखिए कैसा होता है, वास्ट डिफरेंस कैसा होता है, टेस्टिकल यूरेटर। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, पेनाइल इरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द ब्रेन, नर्व्स, मसल्स एंड blood vessels play a major role. Hormones and emotion are at work. Inability to get or maintain an erection during sexual activity is known as erectile dysfunction. इरेक्ट पेनिस कैसा होता है और लूज कैसा होता है, ये आप लोगों को मालूम है सबको। चलिए मैं इसी पे अब पढ़ाऊंगा अभी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से इम्पोर्टेंस है, नपुंसकता है, टेम्पररी है, और ये इनएबिलिटी टू अटेन और मेंटेन इरेक्शन सुटेबल फॉर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के लिए वो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं और वो इरेक्शन का अटेनमेंट भी नहीं हो पा रहे, वो अटेन नहीं कर पा रहे वो चीजें। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, ये परसिस्टेंट रहता है, बहुत दिनों से रहता है, पेशेंट परेशान हो जाता है कि मुझे इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, उसका सेक्सुअल लाइफ जीरो हो जाएगा। तो ट्रबल गेटिंग एन इरेक्शन, उसको इरेक्शन पाने में बहुत तकलीफ होती है। ट्रबल कीपिंग एन इरेक्शन मतलब इरेक्शन उसको मेंटेन रखना, इरेक्ट हो रहे फिर लूज पड़ जा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इच्छाएं भी नहीं है उसको, ये मेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण है। अगर हम इरेक्शन का हिसाब से देखें, इसको हम लोग ध्वजोपघात बोलते हैं, और अगर वो इरेक्शन हो रहा है उसको संस्कृत में ध्वज हर्ष बोलते हैं या ध्वजोत्थान बोलते हैं, ध्वजोत्थान, चरकाचार्य जी ने ये वर्ड यूज किया है। तो इसमें हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो उसका हिस्ट्री टेकिंग करना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, फिर उसके बाद में डायबिटीज मिलेटस देखना है, हाइपरलिपिडीमिया देखना है, उसको ब्लड देना है, और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका चेक करना है। उसका 10 बजे तक, सुबह के 10 AM में वो सबसे ज्यादा पीक रहता है, तो उस टाइम का अगर ब्लड लें तो उस हमें ज्यादा अच्छे से कंफर्मेटरी समझ आएगा। फिर वेस्कुलर असेसमेंट देखते हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं पेनिस में,
अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर सेंसरी टेस्टिंग करते हैं और फिर ये देखते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से नहीं हो रहा है क्या, या फिर नर्व इम्पल्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर रात में उसको बेहोश कर देते हैं और टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं और फिर देखते हैं कि उसका इरेक्शन हो रहा है कि नहीं सोते हुए। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज से इसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अब हम कल मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि उसको डर लगता है, डिप्रेशन रहता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहता है, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहते हैं हस्बैंड वाइफ में, या फिर सेक्सुअल एटीट्यूड्स या अपब्रिंगिंग ऐसा है, जैसे कोई आश्रम वगैरह में है इंसान और वहां पे अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उसको ये सब करना गुनाह है, या फिर परफॉर्मेंस एग्जाइटी है तो हो सकता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो ब्लड वेसल के उससे प्रॉब्लम कर सकता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, रीनल फेलियर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्लीप एपनिया है। रिड्यूस ब्लड फ्लो हो सकता है तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आर्टरीज में सब भरा हुआ है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, सर्जिकल डैमेज टू ब्लड वेसल्स, ये चीज हो सकता है। या फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जैसे कि अल्कोहल को छुड़ाने वाली मेडिसिन है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के जो एंटी कोलेस्ट्रॉल के स्टैटिन टाइप के जो दवाइयां होती है उनसे भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। फिर डिप्रेशन के लिए एंटी साइकेट्रिक दवाइयां दिया जाता है, उससे भी हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के मेडिकेशन में जो दवाइयां दी जाती है उससे भी हो जाता है। या फिर सिगरेट इंसान बहुत पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है बहुत, उससे भी हो जाता है। अल्कोहल या ड्रग अब्यूज है तो हो सकता है। या नर्व फंक्शन में जैसे पार्किंसन डिजीज है, एल्जाइमर्स डिजीज है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, पेल्विक सर्जरी हुआ है या प्रोस्टेट का सर्जरी हुआ है, इंटेस्टाइन में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन काट के निकाल देते हैं वो सर्जरी हुआ है, या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेल्विक ट्रॉमा है, ये सब की वजह से हो सकता है। तो जब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसको हम लोग क्लैब्यता बोलते हैं, इसको नपुंसकता नहीं बोलेंगे, क्लैब्यता ये वर्ड दिया गया है। तो इसमें वायु का प्रकोप हो सकता है, वात का क्षीणता भी हो सकता है, धातु क्षय हो सकता है, शुक्र क्षय हो सकता है, शुक्र व स्त्रोतस की दुष्टि भी हो सकती है, और मन के दोष बहुत ज्यादा व्याप्त हैं। पेशेंट एंग्जाइटी में है, वायु बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, या क्रोध में है, क्रोध में है तो वो फिर क्रोध में है लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसका मन खिन्न रहता है, इरिटेटेड माइंड है, तो वो ये काम वासना में नहीं जाएगा। कुछ ऐसे कंडीशन रहती है, सभी क्रोधी को ऐसा नहीं होगा, जब उसकी क्रोध शांत होगा तो वो काम में जाएगा, लेकिन सब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं एंगर डिसऑर्डर्स, उसमें वो होता है। तो इसमें निदान परिवर्जन करना है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हुआ है, अति मैथुन हुआ है क्या, पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस ज्यादा देखता है क्या, एक बार में कितनी बार करता है, वो सब हिस्ट्री में पता चलता है। तो निदान परिवर्जन करना है, फिर दीपन पाचन वातानुलोमन और शोधन करना बहुत जरूरी है। फिर आता है माधुतैलिक बस्ती। माधुतैलिक बस्ती पे शहद 200 ml, सेंधा नमक 15 ग्राम, स्नेह द्रव्य मूर्छित तेल 200 ml, सामान्य कल्क मतलब अति मधुर द्रव्य जो है जैसे अश्वगंधा है, कपी कच्चू है, विदारी है, मुसली है, ये 30 ग्राम। फिर एरंड मूल का कषाय 450 ml, इन सबको मिक्स करके 900 ml बनाना है, छान लेना है और इसका माधुतैलिक बस्ती देना है, मधु और तेल का बनाया हुआ, और वाजीकरण और शुक्रल औषधियां देनी है। तो इसलिए हम लोग चूर्ण में अकर कराभादी चूर्ण देते हैं, सुकुमार रसायनम, आम्लकी रसायनम, च्यवन प्राशावलेहम, अश्वगंधा लेहम, विदार्यादि घृतम, घृत कल्पना में छागलादि घृतम, नारसिंह रसायनम, कुष्मांड घृतम, धात्री कल्याणक घृतम। फिर महाचेतस घृतम, जो चक्रदत्त नाम के जो बुक लिखी है चक्रपाणी दत्त ने, उसमें महाचेतस घृतम भी बताया है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर माइंड पे काम करना है तो सारस्वता रेस्ट, फिर पूरे बॉडी पे अश्वगंधा रेस्ट, बला रेस्ट। फिर रस औषधियों में डायबिटीज रिलेटेड है प्रॉब्लम तो वसंत कुसुमाकर रस, सिद्ध मकर ध्वज, शिवा गुलिका, अश्वगंधा तेल, और वहां पे लगाने के लिए ये जो श्री गोपाल तेल है बहुत ही अच्छा काम करता है। और ऐसा बताया जाता है कि जो जोंक होता है ना, लीच, उसको मार के सिद्ध तेल बनाया जाता है। या कोई सांडा का तेल आता है बांग्लादेश में, वो लोग उसका तेल सिद्ध करके, कोई कीड़ा होता है सांडा का तेल, कुछ तो ऐसे होता है, वो लगाने से बहुत इरेक्शन होता है और उसका साइज भी बढ़ता है।
उसी तरह से उड़ीद घी में बनाए हुआ उड़ीद के वड़ा जो रहते हैं, उड़ीद वड़ा पकोड़े, या फिर उड़ीद को घी और दूध में उबाल के दें और मीठा डालें, चीनी या मिश्री डाल के वो दें। जिनको डायबिटीज नहीं है तो उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। शतावरी शीर कषायम देते हैं। विदारी कंदा चूर्ण घी और चीनी के साथ, मिश्री के साथ देते हैं। फिर जो बस्तांड रहता है, बकरे का अंडा रहता है, उसका अंडा फ्राई ऐसे करके या फिर अंडा करी बना के दें या घी में फ्राई करके दें, तो उससे भी बढ़ता है। उसमें पिपली चूर्ण डाल के, सेंधा नमक डाल के दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अकर कराबती चूर्ण को दूध के साथ दें या फिर अकर कराबती चूर्ण को मेड्र पे लगाएं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, उससे भी होता है। कुछ कुछ ईडी ऑयल भी रहता है, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा कि ईडी ऑयल में क्या डालते हैं कि इरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर इसमें हम लोग शालित षष्टिक चावल देते हैं, गोधुम देते हैं, मसूर माश और उड़ीद देते हैं, मक्खन देते हैं, घी देते हैं, दूध देते हैं। बकरे का या शिप का हम लोग मीट खाने को देते हैं। और काजू बादाम से बहुत अच्छे से बढ़ता है। ड्राई फ्रूट जितने भी है वो शुक्र बढ़ाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि मतलब मुस्लिम थे, तो वो एनआरआई थे और उनकी शादी कुवैत में हो गई थी। तो वो यहाँ इंडिया में घूमने आए थे और उन्होंने सुना था कि वमन कराने से बॉडी क्लीन होता है। इंडियन ही थे, तो वो लेकिन वहां पे सेटल हो गए थे, तो वो वमन कराने आए थे, तो मुझे बता रहे थे कि उनकी ना 7 बीवियां हैं वहां पे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप क्या खाते हैं कि मतलब 7 बीवियां रख रहे हैं और सेक्सुअल लाइफ भी उनका अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि मैं काजू बादाम रोज खाता हूँ और मतलब उनकी अग्नि इतनी अच्छी है। उन्होंने ऐसा बताया कि वो सुबह उठ के जो नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, तो सुबह का 3:30 बजे का एक नमाज होता है। उसका कुछ तो उर्दू नाम बोल रहे थे, मुझे नहीं, फारसी नाम बोल रहे थे। वो एक नमाज रहती है। उसमें ऐसा बोला जाता है कि अल्लाह ताला आते हैं, लास्ट आसमान पे आते हैं और जो दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। वो ठीक है, वो रिलीजियस चीजें हैं, लेकिन वो जो सुबह 3:30 बजे उठते हैं, इससे उनका पेट साफ हो जाता था, इतना तेज अग्नि प्रदीप्त हो जाता था। फिर उसके बाद में 5:30 या 6 बजे एक नमाज होती है। फिर ऐसे पूरा दिन नमाज पढ़ते थे और सुबह उठ के वो क्या करते थे, बादाम का दूध, कभी काजू वाला दूध, ऐसे इतना दूध का सेवन करते थे ना। तो और उनकी वाइफ को भी पिलाते थे, जो सातों उनकी बेगमें थी, सबको पिलाते थे। तो उनमें इतना पावर था ना। तो मतलब हमें किसी ना किसी से कुछ सीखने को मिलता है कि ये भी एक बाजीकरण का है कि ड्राई फ्रूट्स, अगर अग्नि अच्छा है तो ड्राई फ्रूट्स खाने से शुक्र जल्दी बनता है। और दूध जो है सद्य पय करहा शुक्र, तुरंत ही ये बढ़ाता है। और यूनानी मेडिसिन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो खिलाया जाता है तो शुक्र बहुत जल्दी बढ़ता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो होता ही नहीं है, मतलब मुस्लिम लोगों में तो होता ही नहीं है, जो लोग ये चीजें खाते हैं, वो पौष्टिक चीजें। आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस में पाई जा रही है, तो बच्चों में, जो बॉयज होते हैं ना, जब से जियो का डेटा दे दिया गया है, तो वो लोग जो लॉकडाउन में तो बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम हुआ कि दिन रात पॉर्न वीडियोज और क्या क्या देखते थे, मास्टरबेशन करते थे। और बहुत सारे लोगों को ऐसे हो गया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो ऐसे बताते थे कि अब तो सर हम पॉर्न वीडियोस कितना भी देख लें, हर तरह का देखें, हमें तब भी इरेक्शन नहीं होता, इतना ज्यादा शुक्र क्षय हुआ था। तो ये चीजें रहती हैं। अब इस पे किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने ऐसे हाँ पेशेंट? सर। जी सर बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, ऐसे पेशेंट काफी देखने को मिलते हैं कि जिनको इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या उनको शीघ्र पतन है, या शादी हो गई, शादी के बाद 4 4 5 5 साल तक बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे पेशेंट मुझे काफी मिले जिनको ओलिगोस्पर्मिया था, जिनको एजोस्पर्मिया था, जिनके लिए जिनको शीघ्र पतन का प्रॉब्लम था, जिनको अच्छे से उनका तनाव नहीं आता था। तो ये सारे पेशेंट देखने मिले, और इनमें जो हेतु मिले वो सबसे ज्यादा यही थे जो आप बता रहे हो कि गलत तरीके से शुक्र का क्षय करना, फोन मूवी देखना, अपना हाथ मास्टरबेट करना, और गलत जगह पे जाना या गलत किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाना, और यही सब मेन हेतु रहते थे। और ऐसे पेशेंटों में मैंने एक चीज और देखी कि इनका जो इनमें ग्रहणी दृष्टि सब में बड़ी कॉमन मिली,
किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी का पेट साफ नहीं होता, तो कोई किसी को अम्ल पित्त का बीमारी है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम अच्छे से काम करते हैं और हेतु सेवन बंद करा के हम जो चिकित्सा देते हैं, तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका तनाव वाला प्रॉब्लम हो, ये सब, या एंजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये सारे पेशेंट ठीक होते हैं। और इसमें जैसे आपने बता ही दिया कि यहाँ पे हम यदि बला अश्वगंधा तेल का मात्रावस्ती करें, यदि हम मस्टाण घृत का उत्तरवस्ती दें, या यहाँ पे माधुतिलक वस्ती हम देते हैं, तो इससे काफी मतलब अंतर आता है। मेरे यहाँ पे एक डिटॉक्सी प्री डिटॉक्सिफिकेशन एक थेरेपी हम देते हैं, जो शादी के पहले मतलब कई लोग आते हैं जिनको स्नेहन स्वेदन करा के, मात्रावस्ती दे के, और ये सब चीजें उनकी मतलब अच्छी की जाती हैं, जिससे जब वो शादी के बाद जब इंटरकोर्स करें तो वो अच्छे से कर पाए। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। एंजियोस्पर्मिया में कैसा ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा महंगा रहता है, और लेकिन रिजल्ट मिलते हैं यदि उस पर अगर पेशेंट साल, 1.5 साल, 2 साल पेशेंस रखे, तो इसमें रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैंने एक पेशेंट देखा था जिसमें आपका जो स्पर्म था बिल्कुल नील था, और करीबन 1.5-2 महीने की दवाई से करीबन 20 मिलियन के आसपास वो बढ़ा था। तो यदि पेशेंट धैर्य रख के और परहेज करके यदि दवाई खाता है, तो उससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपने बताया है कि यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है, जैसे खजूर है, या खजूर आपका छुआरे है, छुआरे वाला दूध है, काजू किशमिश बादाम, इस टाइप की चीजें यदि हम दें, तो ये सारी दवाइयाँ ग्रहण करती हैं और शुक्र को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये सब दे के और दवाइयाँ दे के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। जी सर। जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्या रहते हैं, तो टेस्टिस रहते हैं, दोनों साइड में टेस्टिकल्स रहते हैं, फिर डक्ट्स रहते हैं, एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। उसी तरह से असेसरी सेक्स ग्लैंड्स रहते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे स्कॉटम एंड पेनिस, ऐसा रहता है। हाँ, तो अभी क्या होता है, स्कॉटम जो रहता है वो एक सिंगल पाउच रहता है स्किन, उसमें बीच में एक मीडियम रिज रहता है, रैफे, जो एक्सटर्नली रहता है, और ये एक सेप्टम से डिवाइड होता है। दो सैक रहते हैं, जैसे बैग रहता है वैसे दो सैक रहते हैं, और वो टेस्टिकल को होल्ड करके रखते हैं। सेप्टम जो रहता है वो सबकुटेनियस लेयर से बना हुआ रहता है, और मसल टिश्यू जो रहते हैं डार्टोस मसल उससे रहते हैं, और वो ऐसे मसल्स रहते हैं कि टेस्टिकल सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। ठंडियों में पूरा सिकुड़ जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, और नॉर्मली वो बड़ा हो जाता है। ऐसे डार्टोस मसल्स रहते हैं। और जो ये स्क्वाटम जो रहता है वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फाइबर जो रेगुलेट होते हैं वो टेम्परेचर से रेगुलेट होते हैं। बहुत ठंडी में पूरा सिकुड़ जाएंगे, गर्मी में नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा होता है। अगर क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। ऐसे आयुर्वेद के हिसाब से शुक्रवस्त्र होता है पूरे शरीर में है, लेकिन उसका मूल स्थान शेफस्य स्तन्योर्मूलम, स्तन क्या बोलते हैं, शुक्रवेदयोर्मूलम, स्तन और शेप, ऐसे बोला है। तो अभी क्या होता है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहे, पूरा जीरो नहीं होना, नहीं तो वो बर्फ की तरह जम जाएगा। 2 से 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर इससे कम रहता है तो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। टेस्टिकल जो रहते हैं वो अंडे की तरह रहते हैं, ओवल शेप्ड रहते हैं, और ये मेल गोनेड्स रहते हैं, और इनका साधारणतः एवरेज 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है पूरा गोल, और ये 10 से 15 ग्राम के होते हैं। इस पे इस सेरस मेम्ब्रेन कवर्स द टेस्टिकल्स, एक मेम्ब्रेन कवर करता है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, और ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहता है, व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल रहता है, ट्यूनिका एब्लोंगिया, और वो इनवर्ट की तरफ एक्सटेंड करता है, इनवर्ट से एक्सटेंड होता है,
और उसमें लोब्यूल्स रहते हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स रहते हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। वहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमने 12th में पढ़ा था, मुझे याद है 12th में हमने ये सब पढ़ा था। उसका हमने टेस्टिस का माइक्रोस्कोप में देखते थे कुछ अंश निकाल के, वो भी रैट का देखते थे, तो हमें पता चलता था कि वो कैसे रहते हैं लोब्यूल्स, और कैसे मतलब वो सेरेटोलाई सेल्स कैसे रहते हैं। और इसको टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन ये रेगुलेट करते हैं। और अंदर लाइडिक सेल्स रहते हैं जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, 300 मिलियन स्पर्म रोज प्रोडक्शन होता है। और फिर अगर हम स्पर्म देखें, आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट रुके, मेरे को एक ये आ रहा है, पेशेंट आए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। कंचन मैम, आप कुछ तो पेशेंट रिलेटेड बात करिए प्लीज। एक अर्जेंट पेशेंट आए, मुझे अभी 1 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। जी सर। हाँ, मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, आता हूँ। जी सर। कोई और कुछ बताना चाहेगा? आपके पेशेंट का कोई कोई किसी ने सॉल्व किया होगा, वेरिकोसिल या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सीमेन काउंट? हेलो, कोई नहीं बताना चाह रहा है? बहुत सारे लोग हैं। शशि मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। मैंने ईडी के पेशेंट वैसे देखे तो हैं, बट मतलब कम टाइम तक पेशेंट रहा है, कंटिन्यू लंबा नहीं किया है, क्योंकि शोधन वोधन करने के वक्त में या नॉर्मली भी जब शोधन होता है तो उसमें जैसे क्वाइटस अलाउड नहीं रहता है, पंचकर्म कभी भी करते हैं तो इन सब चीजों का हो रहता है, तो फिर पेशेंट क्विट कर जाता है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जो आपके पास आते तो हैं, बट वो अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम है। वाइफ से बहाने बनाते रहते हैं, और वाइफ को ये भी नहीं बताते हैं कि हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं। तो अगर वो वर्किंग वाइफ रहती है, थोड़ी सी कैपेबल रहती है, तो जैसे एक बार हुआ था, मेरे पेशेंट की वाइफ आकर मेरे से पूछने लगी, आप किस चीज की दवा दे रहे हो? अब मैंने पेशेंट को बोला था ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, तो मैंने सिंपली वो बोल दिया। उसको रीनल कॉन्क्रीशंस वगैरह भी था, साथ में उसकी मदर डायबिटिक थी। तो पेशेंट के साथ हालांकि उसके मल्टीपल रिलेशंस पहले रह चुके थे, काफी ये सब चीजें थी। तो इस तरह के बहुत सारे हेतु मिलते हैं, और बच्चों में भी इस तरह की चीजें देखी हैं। बच्चों में थोड़ा सा अलग टाइप की और प्रॉब्लम आ जाती है, खास करके मैंने तो ऐसे पेशेंट्स भी दे रखे हैं कि शुक्र क्षरण की वजह से उनका पूरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया कि घर वालों ने सोचा कि पेशेंट को एपिलेप्सी वगैरह हो गया है, और जबकि रियलिटी ये थी कि वो पूरा शुक्र क्षय के वजह होती है ना, कंफ्यूज से बच्चे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना होता है, लेथर्जी से बैठे रहते हैं। तो इस तरह की भी काफी, और मैं तो मेरे पास जितने मेल पेशेंट्स आते हैं, कभी भी किसी की प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक कोई भी होती है तो मैं जरूर इस हिस्ट्री को जरूर पूछती हूँ। अभी भी पिछले बार, अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा, तो हुआ कि पहले था अभी नहीं है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो अब नहीं है तो चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये है कि हाँ, तो उसमें मैं कुछ थेरेपीज वगैरह भी कराती हूँ, उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। नेचुरोपैथी की थेरेपी सब पेशेंट खुद घर पर करता है। और अ, अगर इनफर्टिलिटी की बात करूँ तो इनफर्टिलिटी में मैंने फीमेल इनफर्टिलिटी ज्यादा देखी है, देन मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स मैंने कम ट्रीट करे हैं कि, तो इसलिए वहां पर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। जी मैम, थैंक यू। मैम आप ही अपने कुछ कुछ अनुभव बताओ। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी होते हैं ऐसे, कि जो बता के नहीं आते हैं या फिर बताना ही नहीं चाहते हैं। घर मेरे पास तो एक पेशेंट आया था, मेरा जो EMR सिस्टम है, मतलब PC से जो प्रिस्क्रिप्शन निकलता है उसमें डायग्नोसिस हमें लिखना ही पड़ता है। तो मैंने वहां पे डायग्नोसिस लिखा, तो मुझे बोलता है पेशेंट कि मैम ये डायग्नोसिस आप चेंज करा दो, यहाँ पे कुछ भी मत लिखो, मुझे एकदम ब्लैंक दो, कि मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ घर पे कि मैं इस चीज की मेडिसिन खा रहा हूँ। ऐसे होते हैं बहुत बार। उनको मतलब एक शर्म रहती है, एक्चुअली शर्म वाली बात है ही नहीं। जैसे फीमेल में तकलीफ होती है वैसे मेल में भी होती है, उन्हें खुल के बात करना चाहिए एक्चुअली, और बताना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट हो जाए और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये तो जैसे नॉर्मल सी चीज है ना, कि लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है आहार विहार के बारे में। यहाँ से ही हमें स्टार्ट करना पड़ता है, किस वजह से ये बीमारी आ रही है, उनको ये भी पता नहीं होता है। तो हमें सभी चीजें बतानी है उनको खाने पीने के लिए। तो वो मतलब चाहते हैं खाली मेडिसिन खाओ,
मैं घर पे ना बताऊं कि मुझे खाने में कोई चेंज करना है, मैं चुपचाप से दवाई ले लूं आराम से, मतलब पता नहीं चले मैं बस ताकत के लिए मेडिसिन खा रहा हूँ, ऐसे मतलब उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये थोड़ा सा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो होने वाला है, पर आपको एक खुल के बताना भी चाहिए घर पे। तो एग्जैक्टली ऐसे मिलते हैं पेशेंट हमारे पास। और कोई हाँ कुछ मैम, बताना चाहेगा? ट्रीट करने में बोलिए तब मैम। मुश्किल आती है, वाइफ लड़ने आ जाती है कि आप किस चीज की दवा खिला रहे हो, मेरा पति तो ठीक है। हाँ, एक्चुअली होता है मैम। तो वो मतलब उसके बाद से मैंने तो फिर मैंने कहा इस तरह के पेशेंट ही कम देखो भाई, क्योंकि इतना छुपा करके तो आप कुछ तो दवा दोगे, कोर्स हाँ तो देना बिल्कुल। पड़ेगा। मतलब ये भी है, लीवर की भी दे रहे हो तब पर भी कुछ थेरेपीज बताओगे, और मान लो कह दिया है भाई हम शोधन करा रहे हैं तो परहेज आपको रखना है, तो वो वहां पर भी होगा कि ये कौन सी दवा है। और मेजोरिटी लोग का एलोपैथिक माइंडसेट होता है, वाइफ का भी। और एक्चुअली मुझे लगता है ना कि यहाँ पर हो सकता है, जैसा मेरा जो पेशेंट था उसके पहले मल्टीपल रिलेशनशिप शादी से पहले रह चुके थे, तो ऐसे लोग को ये भी रहता है कि कहीं वाइफ को एहसास ना हो जाए इन चीजों का, तो शायद ये वजह भी होती है, छोटा मतलब छुपाते हैं। और कई बार ईडी वगैरह के केस में या पीएमई के केस में तो मैं देखती हूँ कि दोनों के बीच में अगर ट्यूनिंग नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहना है, वो एक saying है ना कि दो दुश्मन एक छत के नीचे रहते हैं, किसी ने बोला हुआ है हस्बैंड वाइफ के जोक के लिए। बट ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं, कई सारे लोग के बीच में हार्मनी बिल्कुल नहीं होती है, तो वहां पर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। जी मैम, थैंक यू। और और कोई कुछ बताना चाहेगा? मैं बताना चाहता हूँ, क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसे रिसर्च हुए, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब साइंस के हिसाब से जो मुस्लिम धर्म में, जो इस्लाम में ऐसे बोला है ना कि हलाला करना चाहिए, वो एक साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी को ठीक करने का एक चिकित्सा है। उसको हम कुछ भी ऐसे अच्छा या बुरा नहीं बोल रहे, बस साइंस के हिसाब से बोल रहे हैं। क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ का अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं हो पा रहा है, तो जब वो तलाक हो गया, किसी की कारण से तलाक 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 हो गया, और फिर उसको किसी और के साथ निकाह करके एक रात गुजारनी है, और फिर उसने उसके साथ संबंध बनाया, फिर उसके बाद तलाक दिया, फिर अपने हस्बैंड के पास आई, तो ऐसा साइंटिफिकली, मतलब साइंटिफिकली, ये इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा है कि बुरा है, तो उससे फिर क्या होता है, दूसरे के साथ संबंध बनाने के बाद फिर जब अपने हस्बैंड के साथ बनाती है तो वो फर्टिलिटी 100% अच्छा हो जाता है। मतलब ऐसा रिसर्च हुआ है। एक मतलब जो बॉन्डिंग होती है ना वो कुछ अलग हो जाता है, फिर चेंजिंग हो जाती है। उसी तरह से जब सीमेन निकलता है, तो सीमन सीमेन जब निकलता है तो उसमें स्पर्म्स रहते हैं, सेमिनल फ्लूइड रहता है। तो ये सिक्रीशन सेमिनल फ्लूइड का कैसे होता है, तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है, सेमिनल वेसिकल से होता है, प्रोस्टेट से होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सभी के अपने अपने सिक्रीशन होते हैं। मतलब ग्लैंड से सारे सिक्रीशंस हो रहे हैं। और इजैकुलेशन जब होता है तो वॉल्यूम कितना रहता है, किसी को 1 ml, किसी को 1 से 5 ml तक निकलता है। और एक जो ये रहता है पर ml स्पर्म 50 to 150 मिलियन, इतना नॉर्मल रहता है। 50 से 150 मिलियन तक नॉर्मल रहता है। और उसका अल्कलाइन थोड़ा नेचर रहता है, 7.2 से 7.7। जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन रहता है वो मिल्की अपीयरेंस देता है। सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूथरल सिक्रीशन जो रहता है वो थोड़ा स्टिकी कंसिस्टेंसी देता है, मतलब शुक्र जब निकलता है ना तो चिपचिपा रहता है, थोड़ा स्टिकी रहता है। सेमिनल फ्लूइड जो रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम रहता है, और वो न्यूट्रिएंट्स देता है। और दूसरा क्या है कि अगर जो एसिडिक फीमेल यूरेथ्रा वजाइना मिल रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए जो सेमिनल फ्लूइड रहता है, अगर वो एसिडिक बहुत ज्यादा है तो स्पर्म सेल मर सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन करना है, इसलिए सेमिनल फ्लूइड अपने आप को ऐसा कवरिंग करके लेके जाता है स्पर्म को कि उसका इफेक्ट ना हो। ये नेचर से बनाया हुआ है। दूसरा क्या है कि सीमेन जो है वो 5 मिनट में इजैकुलेशन के बाद कोआगुलेट हो जाता है, जैसे सूखने लगता है। और अगर हमने उसको देखा तो 10 से 20 मिनट में वो फिर से लिक्विफाई हो सकता है, ऐसा रिसर्च हुआ है। उसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बात हो गया, इसमें फिर आता है रिड्यूस लिबिडो। ऐसे बहुत पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। तो उसमें सेक्सुअल एवर्जन होता है, सेक्स से दूर भागना है, इनहिबिटेड सेक्सुअल डिजायर, मन ही नहीं होता, उधर जाना ही नहीं, उस जगह जाना ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट,
जिसको स्टार्ट नहीं हो रहा है वो तो पार्टनर के डिजायर को तो कुछ फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इसमें लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है। मैं केवल और केवल मेल इनफर्टिलिटी की भी बात कर रहा हूँ, मैं फीमेल इनफर्टिलिटी या फीमेल का लॉस ऑफ लिबिडो मेल का बस बता रहा हूँ। तो इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है कि ये जो बोलते हैं कि इनहिबिटेड सेक्सुअल डिजायर, ये प्राइमरी लेवल का होता है कि उसको कभी मतलब ऐसा जैसे गुरुकुल में लोग जाते थे 25 साल तक, तो कभी सेक्सुअल डिजायर हुआ ही नहीं या उसको इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। 25 साल तक तो लड़की को भी देखने नहीं देते थे। उस टाइम पे एकदम ब्रह्मचर्य पालन करना है और इतना बिजी रखना है कि सुबह ब्राह्म मुहूर्त से उठ के और रात को सोने तक इतना बिजी रखना है कि उधर ध्यान ही न जाए, पढ़ाई में और फिर एक्सरसाइज में और सब कामों में इतना बिजी रखना है उधर ध्यान ही न जाए, मौका ही ना मिले। तो ये एकदम ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था, तब ये होता था। तो इसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट उधर ध्यान ही नहीं, इंद्रियों को वो कुछ जाता ही नहीं था ध्यान। सेकेंडरी जो रहता है कि उसको सेक्सुअल डिजायर हुआ, इच्छा हुई और बाद में वो इच्छा मर गई, तो ये सेकेंडरी लेवल का होता है। दूसरा है ये पार्टनर से भी रिलेटेड रहता है और ये ऐसा भी रहता है कि सेक्सुअल एवर्जन क्यों हो गया है, क्योंकि उसको सेक्स का रिपल्शन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या है कि दोनों का हस्बैंड वाइफ या पार्टनर जो हैं दोनों का सेक्सुअल इंटरेस्ट लेवल अलग है। तो अगर वो एक मैच नहीं हो रहा है दोनों का बराबर, जैसे हस्बैंड को जब मन कर रहा है तो वाइफ उसको नहीं सपोर्ट कर रही है, झगड़ा लड़ाई कर रही है, जब वाइफ को रहा है तो हस्बैंड नहीं कर रहा है, तो ये मैचिंग नहीं हो रही है। उसकी वजह से भी फिर वो इंसान सोचता है कि छोड़ो ये सब, इधर ध्यान ही नहीं जाएगा, लड़ाई झगड़ा से अच्छा है कि उधर ध्यान ही नहीं देना। और दूसरा क्या है कि कभी कभी वो लोग को ओवर एक्टिव सेक्सुअल डिजायर हो सकता है और बहुत डिमांडिंग भी हो सकते हैं वो लोग। और अगर वो चीज नहीं पूरा हुआ तो दिमाग पे असर होता है और फिर वो फिर बाद में वैसे चले जाते हैं, हाइपर एक्टिव से ओवर एक्टिव से बाद में लो एक्टिव हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो लोग ये बोलते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं वो बोलते हैं कि हमारी पार्टनर को ज्यादा चाहिए लेकिन हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उसके कंपैरिजन में, उनको ज्यादा इच्छा हो रही है। तो ये भी होता है लो लेवल का, वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसका कारण हो सकता है कि लो लेवल्स ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये कारण हो सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कुछ लाइफ में ऐसे एपिसोड हो गए हैं कि इंसान दुख में है बहुत ज्यादा या फिर घबराहट है, कुछ ना कुछ ऐसे उसको दिमाग पे असर हुआ है, टॉर्चर हुआ है, मेंटल हरासमेंट हुआ है कुछ और कारण से। जैसे कि कोई सपोज कोई पाकिस्तान बॉर्डर पार करके वहां चला गया, उधर टॉर्चर किया गया। कभी कभी तो ऐसे होता था कि पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग रहते थे ना, इंडियन के सोल्जर्स को पकड़ के और पेनिस पे इलेक्ट्रिकल शॉक देते थे, इतना टॉर्चर करते थे। तो वो एंजाइटी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो लो सेक्सुअल डिजायर पे कर देती है। इसी तरह से मेंटल इलनेस हो सकता है या फिर मेडिकल इलनेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां खा रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं तो दिमाग का उतना जो वर्किंग है वो नहीं हो पाता है। और रिलेशनशिप डिफिकल्टीज के वजह से भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हमें ऐसा पेशेंट हमारे पास आए, पुरुष है कि हम मुझे इच्छा नहीं होती है, मेरी वाइफ परेशान है, मैं इसको क्या करूं, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना चाहिए। पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। फिर सत्वावजय चिकित्सा, दैव व्यापश्य चिकित्सा, युक्ति व्यापश्य चिकित्सा देना है। पेशेंट को बल्य और बाजीकरण औषधियां देनी है। उसमें फिर अश्वगंधा चूर्ण, कपिकच्छु का चूर्ण, पद्मकादि गण के चूर्ण, मुसली का चूर्ण देना है। फिर अवले में अश्वगंधा अवले सारा दीपन पाचन लोमन करके और शोधन करके, मृदु शोधन, अगर ऐसे में भी है तो फिर वमन और विरेचन करा के फिर करें। मेरे पास एक पेशेंट है आईटी में है, तो वो क्या बोले कि सर मुझे पिछले 1 साल से इतना प्रेशर है काम का कि मैं 3 या 4 घंटे ही सो पाता हूँ और फिर मेरा बीपी भी हाई हो रहा था और फिर मुझे ये लॉस ऑफ लिबिडो ऐसा सिम्टम है। तो मतलब वायु का प्रकोप इतना है, काम का इतना स्ट्रेस कि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, बॉडी रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो वो काम की अवस्था तक जाए, सोचेगा भी कैसे, इतना वर्कलोड है। तो दूसरा अश्वगंधा लेहम, च्यवन प्राशव लेहम, इक्षुरादि लेहम, फिर मदन कामेश्वर लेहम, अजामास रसायनम, द्राक्षादि लेहम, कुष्मांडव लेहम, फिर घृत में अश्वगंधा घृत, क्योंकि वायु का प्रकोप है तो घृत देना है। छागलादि घृत, नारसिंह रसायन, अमृत प्राश घृतम, जीवंत्यादि घृतम, विदार्यादि घृतम, अश्वगंधादि घृतम, सब वृक्ष दवाइयों से सिद्ध किया हुआ घृत।
फिर आसवरिष्ठ में अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, नारी के लासव। फिर और जो महुआ होता है, मधुक दो होता है कि अष्टमधु एक महुआ, मधुक। तो जो महुआ का जो फूल होता है वो बहुत ही वृक्षम बताया गया है। या शिग्रू का निर्यास, जो गोंद निकलता है सहीजन के पेड़ में जो रहता है, वो बहुत वृक्ष बताया गया है। या अश्वत्थ का बीज, मतलब पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल के जो बीज निकलते हैं पेड़ों पे आते हैं, वो बीज लेना है। उदुम्बर का जो बीज होता है, उदुम्बर मतलब गुलर, है ना, काकोदुम्बर, उदुम्बर हम लोग जानते हैं। हमारे सर भी देते हैं, जमदग्नि सर, जिनको इनफर्टिलिटी रहती है ना, मेल फीमेल दोनों को देते हैं उदुम्बर। रजत फॉर्मूला में आप लोग देखिएगा सर के फॉर्मूला बुक में, उसमें उदुम्बर जो है वो हर को दिया है। क्योंकि उदुम्बर का जो आप पेड़ देखेंगे तो उसमें कितने फल आते हैं, छोटे 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 फल आते हैं। तो वो ना, जहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, फॉलिकुलर मैचुरेशन नहीं हो रहा है, फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, पीसीओडी है, या फिर स्पर्म काउंट कम है, दोनों के लिए उदुम्बर सबसे अच्छा है। फल आते हैं तो सीजन में आते हैं, नहीं आ रहे तो उसकी छाल या पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और शतावरी का जो बीज होता है वो बहुत ही अच्छा वृक्ष होता है, तो इसका शीरपाक बना के हम लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद में मकर ध्वज तो सबसे अच्छा है। आप लोगों को मकर ध्वज का कहानी क्यों, ये मकर ध्वज क्यों पड़ा, या आप लोगों को मालूम है क्या क्या होता है? मैं बताऊं? हरिहर सर, आपको मालूम है मकर ध्वज क्यों नाम पड़ा दवाई को? हरिहर सर, आपको पता है क्या? हनुमान जी की कथा है सर हनुमान वो। जी के बाद है ना, हनुमान जी का पसीना से मकर ध्वज। हाँ, क्या हुआ कि रावण ने हनुमान जी को वानर समझ के उसकी पूंछ में आग लगा दिया। और जो वानर होते हैं उनका सबसे प्रिय वस्तु क्या होता है? तो अपनी पूंछ होती है। तो उसमें आग लगा दिया। तो वो तो ब्रह्मचारी थे, तो वो पूरा लंका को जला दिए। लंका को जला दिए तो सबसे ऊपर एक मीनार पे खड़े हो गए। अब उनको पसीना आ रहा था क्योंकि आग लगी थी पूंछ में, और पूंछ को बुझाना था। तो वो समुद्र पे ऐसे जंप मारते हैं, तो वहां पे एक जो वेल मछली होती है वो मुंह खोल के ऐसे घूम रही थी। तो पहले पसीने को ऐसे छिड़कते हैं, पूरा से निकाल के माथे से छिड़कते हैं। तो जो मछली है उसके पेट में वो पसीना जाता है, और उसको एक संतान होती है, उसका नाम मकर ध्वज। तो ऐसे बोलते हैं कि जब हनुमान जी के पसीने में इतनी ताकत है कि संतान उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे ही कोई दवाई बनाना चाहिए कि वो संतान उत्पन्न करे। इसलिए ये मकर ध्वज नाम पड़ा है, सिद्ध मकर ध्वज। सर जो मकर मकर होता है, ये नक्र होता है, इसके इसके जो अंडा होता है वो भी बाजीकरण के लिए उपयोग करते हैं। हाँ जी जी। घड़ियाल का, क्रोकोडाइल का जो अंडा होता है वो भी। हाँ सर। सारे अंडे जो है ना, सारे जीवों के सारे अंडे बहुत अच्छे लगते हैं जी। फिर वसंत कुसुमाकर रस, रजत भस्म, रजत भस्म से भी बहुत अच्छा शुक्र बनते हैं। नारसी रसायनम, अश्वगंधा दिलेहम। और ये जो है यूनानी मेडिसिन में तो लबूब कबीर, हलवाए शलाब, हलवाए बादाम, लबूब संगीर, ऐसे यूनानी मेडिसिन में बहुत बहुत पावरफुल चीजें देते हैं वो यूनानी लोग। हरिहर सर आपके पास आते हैं क्या, मुस्लिम लोग जूनागढ़ के? उनसे आप थोड़ा पूछिएगा, बहुत पावरफुल रहता है उनकी दवाइयाँ। फिर खाने में चावल, गेहूं और दूध, मिल्क और नवनीत और काजू बादाम पिस्ता, ये सब देने से लॉस ऑफ लिबिडो तो ठीक होता है। लेकिन चरक संहिता में बताया है कि सबसे ज्यादा शुक्र कौन बढ़ाता है? तो स्त्री। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शुक्र बढ़ाने वाली वृश्यतमा कौन है? तो स्त्री है। स्त्री का आलिंगन, स्त्री को देखना, उससे ही स्पर्मेटोजेनेसिस जल्दी होता है। अगर इंसान कंट्रोल करे तो उसका शुक्राणु सबसे ज्यादा फास्ट बढ़ेंगे स्त्री के, उससे, स्त्री को देखने से, स्पर्श करने से, आलिंगन करने से, ऐसा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर। अच्छा, मैं आप लोग को और कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन एनाटॉमिकल डिफेक्ट का मुझे एक सेशन लेना है, वो मैं कल करने वाला हूँ। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? वेग अवधारण का मतलब। हाँ सर बोलिए, सर गंगवार सर बोलिए। हाँ सर, जैसे जब आम साहिब मालूम पहले बस्ती सर, क्या हम डायबिटिक पेशेंट दे सकते हैं? क्योंकि 200 ग्राम शायद आपने बताया था ना। नहीं नहीं नहीं, माधु तेलिक बस्ती डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं। तो सर मतलब क्या देना चाहिए सर? नहीं, फिर प्रिस्क्राइब ईडी। आप वृक्ष बस्तियां दीजिए ना, वृक्ष अच्छा। बस्तियां दीजिए, वो नहीं देना है। एक तो और मेरे सर पास, जैसे हाँ बोलिए बोलिए। जी, ये राजयापन वस्तु दे सकते हैं? राजयापन वस्ती दे सकते हैं ना, जिसमें मीठा चीनी उनी ना हो, वो दे सकते हैं। जी सर। हाँ,
मुझे एक तो मुझे स्पर्म का जो अलग अलग मॉर्फोलॉजी होता है उसके हिसाब से चिकित्सा बतानी है, और एनाटॉमिकली पेनिस का एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट है, कर्वेचर है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसके हिसाब से चिकित्सा। इस पे 2 लेक्चर मुझे लेना है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मेरे पास ना पेशेंट आया था, ऐसे कपल आए थे बिजनौर से। तो यूपी में कहीं बिजनौर है, वहां से आए थे। तो जो वाइफ थी ना वो एज में छोटी थी और उसका हस्बैंड थोड़ा बड़ा था। तो वो वाइफ बोली कि मुझे इन्होंने इतना सेक्सुअल जर्क लगाया, प्रेशर लगाया कि उसका योनि भाग सूजा हुआ था, वो उसको चलने में भी तकलीफ हो रही थी। और वो जो हस्बैंड था वो, और ऐसा बताए ना प्राक चरना योनि व्यापत, छोटी बच्ची के साथ अगर किया तो क्या होता है प्रॉब्लम। तो वो हस्बैंड था ना, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ था, क्योंकि उसने बहुत फोर्सफुली लगाया था, मतलब जर्क लगाया था। तो कुछ तो नर्व का डैमेज हो गया था उसको, हस्बैंड को। तो वो उसने एलोपैथी के बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। तो मैंने उसको सारा चीज एक तो बताया कि ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है ना कि ज्यादा एज डिफरेंस नहीं रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ में। अगर छोटी बच्ची और बड़ा आदमी कर रहा है तो वो तो गलत ही है। उसका योनि का भाग, एंट्रेंस छोटा है और इसका पेनिस बहुत बड़ा है, तो ये तो गलत ही है। अगर वो विस्तारित नहीं हुआ है योनि का पूरा एरिया और वो कर रहे हैं तो वो तो गलत ही है, दोनों को प्रॉब्लम। तो ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अ, छोटा इंसान बड़ी औरत के साथ ना करे। जैसे आप लोग, मतलब केवल साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ, साइंस के हिसाब से सचिन तेंदुलकर की वाइफ जो है कितनी बड़ी है, उससे 6-7 साल बड़ी है। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने आता था तो उसको हमेशा बैक प्रॉब्लम रहता था। तो ये बताया है कि वृद्धा स्त्री के साथ अगर किया जाए तो कमर दर्द होता है, अपान वायु की दृष्टि होती है। तो बड़ी औरत से विवाह नहीं करें, संबंध न बनाए, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। अपने एज से कम एज वाली से करना चाहिए, एक चीज। दूसरा बात है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब ऐसे कंडीशन में होता है एज डिफरेंस की वजह से, या फिर योनि का जो कर्कशता बहुत ज्यादा है, रुक्षता है, शुष्का योनि है, उससे इंजुरी हो गया, उसकी इंजुरी से पुरुष को भी हो जाता है। एक मेरे पास पेशेंट आई थी, तो उनका ना डिवोर्स केस चल रहा था। तो वो जो लेडी थी उसका पूरा योनि का भाग में ना इतने इन्फेक्शन थे और ऐसे दाने दाने निकल आए थे, जैसे चेहरे पे पिंपल्स आते हैं वैसे उसके पिंपल्स टाइप ऐसे मोटे मोटे दाने दाने आ गए थे पूरा। तो वो लोग की शादी के बाद हमेशा ही झगड़े होते थे। फिर बाद में डिवोर्स हुआ, लड़की ने अपने हस्बैंड का सारा प्रॉपर्टी ले लिया, तब डिवोर्स दिया। अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई, लेकिन मतलब अगर इन्फेक्टेड वो एरिया है पूरा वजाइनल, वो चीज, अब वो किस तरह से इन्फेक्शन होता है ये मुझे हिस्ट्री नहीं बताया गया लड़की का, लेकिन लड़की से हस्बैंड को हमेशा प्रॉब्लम होती थी, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि अगर इंजुरी हो गया ये पेनिस में किसी वजह से, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो वो एनाटॉमिकली क्या होता है वो हम लोग कल करने वाले हैं। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस है तो बताइए, नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। कल एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट होता है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पर्म सेल्स में क्या डिफेक्ट होता है उस पर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 9 बजे मिलते हैं। सभी को प्रणाम।